आपने रिपोर्ट देखी, मैं समझता हूं कि रिपोर्ट ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बेगम साहिबा, हमने ये रिपोर्ट इसलिए दिखाई क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर कर रहे हैं कि तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन हम मुस्लिम सियासत को भी लेके बात कि यहाँ से बड़ा संदेश जाता है। मिकी मियाँ 5 पार्लियामेंट यहाँ रहे, मंत्री, और आप और हम कहें कि आसपास में सियासत के लिए अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा संदेश देने का, एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम करता था, और बहुत सारी चीजें जो है वो से तय होती। आप भी सियासत में, लेकिन कहते हैं कि छोटा दीवाना, जिनको कहते थे छोटा दीवाना, अब उससे माफ करिएगा, हाँ माफ कीजिएगा, आप इसको रखिए, माफ कीजिएगा दर्शकों, उन्होंने राजनीति की पूरी दशा दिशा बदल दी। तो मैं तो पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी तीसरी पीढ़ी है अब राजनीति में, तो अब आप राजनीति को कैसे देखती हैं? बेगम नूर बानो की नजरों से आपने राजनीति का बहुत लंबा कार्यकाल देखा है, रामपुर की सियासत को बदलते हुए देखा है, यहाँ की कला संस्कृति विरासत देखी है, लेकिन अब राजनीति कहाँ जा रही है ये तो मैं समझता हूं कि समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि पहले ज़माने में ये था और हमारे ख़ानदान से, हमारे घर से बहुत कुछ सियासत होती थी। सियासत उस वक्त होती थी तरक्की के लिए, जी जी, अपने घर को सही करने के लिए, कहीं हालात ख़राब हों उनको ठीक करने के लिए। जैसे शुरू में जब मैं उस ज़माने का नहीं कह सकती, जब मेरे नवाब रज़ा अली ख़ान थे, वो तो थे ही, उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद मियाँ आए, मिकी मियाँ, उन्होंने जहाँ जहाँ देखा कि हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पे कोशिश करी कि वो सही करें उसको। लोग कहते हैं कि उनके विरोध में कुछ सुनना नहीं चाहते थे, इतनी लोकप्रिय थे वो। जी, बहुत ज़्यादा। और वो ज़माना वो था जब हर आदमी की सोच एक थी, और वो सोच ये थी कि तरक्की कैसे होगी। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, या हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या सड़कें नहीं हैं, या कच्चे घर हैं। जो बड़े गांव थे, सैलाब आता था, पानी भर जाता था, उन्हें वो बेसिकली जो सबके दिमाग में होता था वो ये होता था कि यहाँ किस तरह से हम खुशहाली ला सकते हैं, किस तरह से कारोबार आए, कुछ आए तो किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, उससे पैसा में मतलब तरक्की हो उनके रोज़गार में। जी। ये सियासत उनके ज़माने की थी, और उसमें हर आदमी का सबसे बड़ी बात जो थी वो था भाईचारा, एक दूसरे से बहुत कुर्बत थी। लेकिन बेगम साहिबा, कांग्रेस की भी तो यही सियासत थी। जी हाँ, वो पार्टी का पहले आपस का होता था जी, उसके बाद पार्टी तो बाद में होती थी जी। अब क्या है कि जो पार्टी है वो ऊपर से बताते हैं कि क्या होगा। अब आपका बहुत सारा बदल गया। मेरा दौर बहुत ज़्यादा मैंने देख लिया। ये आपस में मैंने देखा कि अलहदगी किस तरह कराई जाती है सियासत में। उसमें फिर आया लोगों को अपना अपना, सिर्फ पहले था सबके लिए, अगर गांव में कुछ होता था तो सब बैठते थे और तय करते थे। पंचायत होती थी उस ज़माने में, और सब तय करा करते थे कि क्या करना चाहिए, और किसी की बात मानते थे, और फिर वो जो उसके लिए बेहतरी होती थी वो करी जाती थी। इसी तरह कस्बे में होता था, इसी तरह शहर में होता था। और अब ये है कि अब सबसे पहले ये है कि सियासत में मुझे क्या मिलेगा। तो इससे ये मतलब नहीं कि किसी का घर बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है, कहीं अब फाके हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो सब अब पीछे हटता जा रहा है, क्योंकि सियासत में पैसा आ गया और सियासत में लालच हो गया। मैं कुछ बनना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो जो मुझे करना चाहिए वो अगर मैं कर सकूँ। तो अब आज की राजनीति आपको पसंद नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, आज की राजनीति मुझे पसंद नहीं है। तो अब तो फिर आप तीसरी पीढ़ी को क्यों भेज रही राजनीति में, जब राजनीति पसंद नहीं है तो? किसको? भाई हमजा साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अगर उन्हें लड़ना है तो सबके खिलाफ लड़ना है। उनको मालूम है जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ लड़ना है, जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ लड़ना है। लेकिन उसमें दल भी तो है बेगम साहिबा, एक दल से भी तो चुनाव लड़ना है, क्योंकि आपके दल ने ही सच्चर कमेटी बनाई, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आप देखिए, उसकी पढ़िए। उसके बाद उन्होंने कुंडू कमेटी बना दी 2013 में। अब मैं आंकड़े देख रहा था, विदेश से प्रशासनिक सेवा में 3% है मुसलमान, विदेश सेवा में 1.8% है, पुलिस सेवा में 4% है,
सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी 19% की आबादी है यहाँ पे, और आपको देखें अगर भारत की बात करें तो ब्रिटेन, स्पेन और इटली जितने मुसलमान यहाँ रहते हैं। ऐसा है कि जब सरकार बनती है, किसकी सरकार बनती है, उसकी सोच क्या है। जब तक वो सोच थी उसकी कि आपस में भाईचारा होना चाहिए और बिल्कुल आप साथ मिलके काम करना चाहिए, उस वक्त तक था। कोई अगर उस काम में जो भी होते थे, ये नहीं देखा जाता था हिंदू कितने रखे जाएंगे, मुसलमान कितने रखे जाएंगे, इस जॉब में सरदार कितने रखे जाएंगे, ये देखा जाता था कौन इस काबिल है, काबिलियत देखी जाती थी। उसका अब काबिलियत की वैल्यू ही नहीं है। काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है, काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आज के दिन जो हो रहा है वो हिंदू मुसलमान का किस्सा हो रहा है और कुछ किस्सा ही नहीं है। मैंने पढ़ा कि जिस समय मिक्की मियाँ चुनाव लड़ रहे थे तो जब चुनाव में जाते थे तो कहते थे कि बड़ी पंचायत का वोट तो मुझे देना, लेकिन छोटी पंचायत का वोट छोटा दीवाना को देना। लोगों भाई को राजनीति में उनको बढ़ाने का काम, यानी आजम भाई को जिनको छोटा दीवाना कहते थे वो, और मैं समझता हूं कि राजनीति को बदलने का काम भी आजम भाई ने रामपुर का किया। उन्होंने बहुत, जो भी उन्होंने किया वो सबके सामने है। उन्होंने क्या किया, रामपुर को किस तरह से देखा और किस तरह से किया, और आज क्या है और आज क्या सब लोग भुगत रहे हैं, वो सब वो उन्हीं की वजह से हुआ। पहले का भी रामपुर का ये माहौल नहीं था। तो ये माहौल तो एकदम बिगड़ गया ना बेगम साहिबा। तो देखिए एक बात समझिए, अगर मियाँ ने ये कहा जी कि उसको वोट दो, तो ये थोड़ी कहते कि उसे मत दो वोट। मतलब ये उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स कभी थी नहीं हमारे घर में। अगर कोई खड़ा होके कहे कि हम खड़ा होने चाहते हैं, हम कहेंगे अच्छा ठीक है वोट दो। उस आदमी की समझ में है ये कि किसको वोट दे। वो अगर मैं वोट देना चाहती हूँ तो मैं ये देखूंगी कौन सा आदमी बेहतर है। मैं ये नहीं देखूंगी कि मुझे किसी कोई तो बेगम साहिबा आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? आपसे तो बड़े उस समय बहुत अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे, परिवार से संबंध थे। अब तो किसको समझाने? नहीं, अरे आजम भाई को। आजम ने तो शुरुआत ही नफरत से करी। उसने सबसे पहले नवाबों का पे हमला किया। क्यों किया ऐसा? अब वो उसके दिमाग को कोई समझना चाहे तो समझने की कोशिश कर ले। मेरे पास तो वक्त समझ नहीं सकता मियाँ के, हमारे पास वक्त नहीं था कि हम उसके दिमाग को समझने की कोशिश करें। हम नहीं समझ सकते थे। जो उसने किया वो उसके सामने है, जो हमने किया वो हमारे सामने। ठीक है, अगर आप मतलब जो राजनीति के बीच, सुनिए, जनता जो है, अवाम जो है वो तय करती है अपना उसका बेहतरी क्या है। उन्होंने जब मियाँ ने उसे कहा कि उसे वोट दे दो, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए था, या सोचा उन्होंने कि हाँ इसे भी वोट देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, जो उसने वायदे किए थे। आजकल की सियासत में वायदे तो बहुत हो रहे हैं ना, तो शुरुआत वहाँ से हुई है कि वायदे करते चले जाएं, और वायदे जब अब कौन पूछ रहा है उसको, कौन जवाब देने को तैयार, कौन उसकी वो करेगा, वेरीफाई। बेगम साहिबा नफरत के बीच की राजनीति की जो शुरुआत हुई, मैं समझता हूँ कि उसने पूरे रामपुर की राजनीति को बदल दिया। रामपुर का आप 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। देखिए रामपुर में अभी नहीं है, रामपुर में अभी भाईचारा है। मैं नहीं मानती कि रामपुर का आदमी इतना गिर जाएगा कि वो हिंदू मुसलमान से कुछ कहने लगे और मुसलमान हिंदू को की जान खतरे में हो। ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं लगता ऐसा नहीं? ऐसा नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि कभी ना हो रामपुर में। रामपुर एक मिसाल है आपस के भाईचारे की, और हर आदमी के दुख सुख में शरीक होता है। ये मैं चाहती हूँ रहे। और ये बच्चे सब बैठे हैं रामपुर के, और अब तो मैं बहुत वो हो गया, मेरी उम्र हो गई, लेकिन जितने अब इनके बच्चे हैं ये सब अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि इसमें मत पढ़ना। ये जो जिस घर में जो पैदा हुआ है वो मजहब इख्तियार करता है। कोई और कह के नहीं होता कि मैं हिंदू के घर में होना चाहता हूँ। जी एकदम ठीक कहा आपने। तो उस पे आपका अख्तियार नहीं है, उसमें चॉइस नहीं है। बच्चा पैदा हुआ जिस घर में होगा, उसके चाल चलन, उसके संस्कार, उसकी बातें, बोलचाल सब सीखेगा। वो सीखेगा। तो इसलिए ये कहना कि वो हिंदू है उसके पास ना जाओ, वो मुसलमान है उसके पास, ये बिल्कुल गलत है। तो आप किस तरह की राजनीति देखती हैं बेगम साहिबा? आपने हमजा को ये हुआ था, अगर चुनाव होता स्वार का तो निश्चित रूप से वो वहाँ चुनाव लड़ते। उसे ये मालूम है कि उसे क्या करना है। अब वो ये है कि उसके
उसके खिलाफ अगर 1 लाख आदमी खड़ा है तो होने दो। एक आदमी तो पहले खड़ा होगा ना सच्चाई के लिए, ईमानदारी और सच्चाई के लिए एक आदमी तो खड़ा होगा, और वो एक आदमी जब खड़ा होगा तो उसके साथ और जुड़ते चले जाएंगे। ये मैं दुआ मांगती हूँ कि जुड़ते तो बेगम साहिबा, आपके मन में कभी ये नहीं आया, कांग्रेस से आपके परिवार का पुराना नाता रहा, कभी किसी दल बदलने की इच्छा नहीं हुई? आपके ऊपर भी तो बड़ा दबाव आया होगा एक समय कि नहीं नहीं दल बदल दीजिए। मैंने ये सोचा कि इन सब में कौन सी पार्टी है जिससे कि ईमानदारी से मैं काम कर सकती हूँ। उसमें पैसे का चक्कर नहीं है कि उसे पैसा दे दो, वो ले लो, वो खरीद लो, वो बेच दो, ये नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि और सब पार्टीज में ये सब चलता है, और सब पार्टीज में ये बेहतर पार्टी है। अच्छा, और सब पार्टी में क्या चलता है ये मुझे नहीं मालूम, मैं हूं उस पार्टी में नहीं, ये मुझे नहीं। आप तो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, आपकी लेकिन सरकार मैं उस पार्टी कितना में नहीं रही तो मुझे क्या पता है कि क्या चलता है उस पार्टी में। भाई कोई सवाल अगर लेना चाहे तो जरूर एक सवाल पूछवाइए भाई। अतुल, सवाल पूछवाइए जरा, आप लोगों के बीच से भी सवाल आने चाहिए। रंजना, आप भी सवाल पूछो। राघवेंद्र, सनोज, बहुत सारे लोग हैं, कुछ सवाल बेगम साहिबा से आप पूछ सकते हो। सबसे पहले तो अरविंद, बेगम साहिबा से एक सवाल मेरा है। हाँ। और बेगम साहिबा जैसा कह रही हैं, हाँ, वाकई अपने आप में खुद बेगम साहिबा एक पीढ़ी है, आपने बहुत कुछ देखा है। लेकिन मेरा एक सवाल, जो आप कह रही हैं कि आज जैसी राजनीति नहीं, आज जैसी राजनीति का किसको जिम्मेदार आप मानती हैं? क्यों लगता है कि आज वाली राजनीति किसी भी दल की अच्छी नहीं है, या किसी एक दल से आपको लगता है कि नहीं उनकी वाली ज्यादा अच्छी नहीं है, बाकियों की थोड़ी बहुत अच्छी है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं इतनी अथॉरिटी मेरी हूँ कि मैं उसे एक एक को देखूँ कि उसकी क्या है क्या नहीं। लेकिन नीयत जो है, सबसे सबसे जो चीज़ है इंसान की, वो नीयत है। अगर उसकी नीयत अच्छी है तो अच्छे काम करेगा, अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है किसी भी वजह से, तो वो काम गलत ही होते चले जाएंगे। ये ज़िंदगी में हर दौर में आता है। हर इंसान के पास एक होता है कि ये इधर ये रखा है, मैं घर में इसमें घुस जाऊं, मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा, तो वो उस नीयत से घर में जाता है कि मुझे कुछ मिल जाए। ये नीयत की बात है इंसान के। अब अगर एक तबका पूरा एक नीयत का हो जाए कि ये हमें करना है, इसको घर से, इसका घर तोड़ दें, हमें ये ज़मीन मिल जाएगी, इसके कारोबार को ख़त्म करें, हम ये कारोबार ले लेंगे, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी नीयत पे है। बेगम साहिबा, आपने जब नीयत की बात की, अब मैं देश पर जाऊं उसके पहले मैं रामपुर आ जाऊंगा, यानी प्रदेश में आ जाऊंगा। जो आप लोगों ने यहां पर बोने की कोशिश की थी और उम्मीद की थी कि जब वो पेड़ बड़ा होगा तो उसका ये फल निकलेगा, कहां पर कमी रह गई और उसके लिए सीधा किसको जिम्मेदार आप मानती हैं? क्योंकि इस प्रदेश में बहुत लंबे समय तक 2 दलों ने सत्ता में रहकर सत्ता सुख भोगा, या फिर जो कह सकते हैं कि जनता ने उनको चुना तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। रामपुर में आखिर क्यों ऐसा रह गया कि वो घराने की अगर हम बात करें, म्यूजिक से आपका बड़ा लगाव हुआ है, वो भी पिछड़ता चला गया। बहुत सारी पहचान थी, रामपुरी छुरी ये एक दशक में चर्चा में रहती थी, बाद में ठीक है प्रतिबंधित किया गया, उसका कम किया गया कि कितने उसकी लंबाई होगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ था। वो कहां कमी रह गई जो आप लोगों ने शुरुआत की थी कि हाँ इस दिशा में रामपुर को हम लेकर जाएंगे और देश में ऐसा नाम होगा? वो कमी कहां रह गई और कौन जिम्मेदार है? देखिए, ज़्यादातर तो ये हुआ कि जो हालात जैसे बदलते गए, जैसे जैसे तालीम हासिल करते रहे लोग, जो आप छुरी और चाकू की बात कर रहे हैं, वो कम होता चला गया। फिर बंदूकें आ गई और बंदूकें आ गई तो वो भी रामपुर में होती थी, तो सब जगह होती हैं जी। लेकिन उसका इस्तेमाल रामपुर में नहीं हुआ। जानते हैं, वो जंगलों में जाके तो कर लेते थे इस्तेमाल, नहीं करते रामपुर थे, में नहीं करने रामपुर दिया है? शहरों में नहीं करते थे। इंसानों को जानवर नहीं समझते थे। आजकल के सियासत में इंसान को जानवर समझने लगे। बड़ा दुर्भाग्य है। ये यही सवाल था मेरा, जो आपने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि जो छुरी है वो पहचान तो थी रामपुर की, लेकिन उसको धीरे धीरे हमने पहचान के तौर पर रखा, उसके इस्तेमाल के तौर पर प्रदेश में, रामपुर में या देश में उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जो पहचान बन सकती थी हमारी, जो रामपुर की असल पहचान थी, वो खाने से लेकर पहनावे से लेकर जो कल्चर था हमारा, जो संगीत था, जो हिस्ट्री थी, संगीत था, इन चीजों को जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, और आपने बड़ी अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसकी कोशिश की है रामपुर घराने को बढ़ाने के लिए। आप रिसर्चर हैं, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा आपका लगाव रहता है, वो क्यों नहीं हो पाए? ये आपने बात करी उसकी। देखिए, कल्चर का ऐसा है कि जब हर घर के अंदर और हर दौर में एक टिपिकल कल्चर था, एक हिंदू घर में अपना था, एक मुसलमान घर में अपना था,
लेकिन वो ख़ानदानों में और घरों में और उस माहौल में रहते थे। जब बाहर निकलने लगे लोग और जब बाहर निकल के एक दूसरे से मिलने लगे तो आपस के कल्चर जो थे वो मिले और उसमें कि जो अच्छा लगा कि जिसको उसने वो कल्चर ले लिया। अब एक ज़माने में लिबास था जी, अब लिबास औरतों का ही मेरा ही आप देख लीजिए। उस ज़माने में चूड़ीदार और था, पजामे आज थे कुछ या और है। गरारे थे। अब मैं साड़ी पहनती हूँ, उस ज़माने में साड़ी हिंदू पहना करते थे। जी, जी। तो लिबास और खाना और पीना जो है वो किसी एक उससे नहीं है, वो कल्चर हम कहते हैं। उसका कल्चर क्या है? मैनर्स। जी, जी। जी। आप लोगों के जो बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका और मेहमान नवाजी, जैसे आप अपने रिसीव करते हैं बड़ों को तो खड़े होके करना चाहिए या सलाम दुआ में पहले झुकना चाहिए उनके सामने, बड़े के सामने हमेशा। बिल्कुल। वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी भी घर किसी भी ख़ानदान का हो, कि कैसा भी हो, लेकिन अगर बुज़ुर्ग है वो और हमसे बड़ा है उम्र में, हमें खड़ा होना फ़र्ज़ है। ये था कल्चर। कल्चर ये था, ये नहीं था कि आप क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं और या आपके पास बेइंतहा दौलत है तो सब आपके सामने झुकें, ये जी। नहीं था कल्चर। अतुल, कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। बेगम साहिबा ये बताइए कि कांग्रेस जिस तरीके से जितनी बड़ी पार्टी है, जितना दिन उसने राज किया, उस तरीके से वो अपने को परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही? कांग्रेस में मेरे ख्याल से जो वही बात मैं आपसे कहूँगी, जो सिलसिला चला था कि एक उसमें यकीन रखते थे, उनकी जो भी कांग्रेस की नीति था उसमें यकीन रखते थे, वो धीरे धीरे यूँ ख़त्म हो गया कि दूसरे लोगों का जो था वो दूसरे किस्म का था। मतलब जो दूसरी पार्टीज थी उन्होंने अपना अलग रखा। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने लोगों को डिवाइड एंड रूल का, उनका जो था एक अंग्रेज़ करा करते थे। ये पहले एक ज़माना था जब हिंदुस्तान पे उन्होंने राज इसी वजह से किया, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो अलग करो और फिर राज करो। ये पॉलिसी जो थी ये अब आज की सियासत में है। तो आप अपने मतलब जो आपका संगठन है, आपके जो अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्षा हैं, आपको लगता नहीं है कि वो लोग भी उसके लिए तो नहीं जिम्मेदार हैं? भाई बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रियंका गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाए, राहुल गांधी जी को भाई आप कोई और जिम्मेदारी दी जाए। लोग एक भी कहते हैं कि नहीं सोनिया गांधी जी को निर्णय लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई कांग्रेसी जो इतने दिनों से कांग्रेसी हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी इसमें अपनी दे दी, आज कांग्रेस नीचे जा रही है, पीछे जा रही है, तो ये तो कर्तव्य बनता है ना उन कांग्रेसियों का कि भी खड़े हों, मसाल जलाएं। नहीं, वो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, मैं उस इनर ग्रुप में नहीं हूँ जो मैं ये आपको बता सकूं कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। नहीं, आपकी राय क्या है? मैं सबको मिलके मैं जानती हूँ। अब जो कांग्रेस के लोग इस वक्त परेशान हैं कि क्या होगा पार्टी का, उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपस में मिलके नीचे के लोगों से बात शुरू करनी चाहिए सबको। मैं भी हूँ, चाहे सोनिया गांधी तो अपने बहुत ऊंची उस पे हैं पोजीशन पे, जैसे मैं हूँ। अगर मैं अपने लोगों को नहीं समझ पाऊंगी तो कैसे वो मेरे घर आएंगे? अगर मैं उनको तो आपकी प्रियंका जी से कोई बातचीत हुई, इधर राहुल जी से कोई बातचीत हुई, कोई सलाह जवाब? इस जमाने में नहीं हुई। लॉकडाउन था पहले, फिर वो हो गया कोरोना, अब के एक नया कुछ और निकल आया, वो हो गया। तो ये आसान तरीका हो गया लोगों को अलग करने का। अच्छा, ये आसान तरीका आपने इसी को मान लिया कि यही आसान तरीका है कि अगर अलग कर दो। अगर मैं अब आपके पास मास्क इस वक्त नहीं पहने हुए नहीं, हूं, सही कहा। अगर मैं मास्क नहीं नहीं, हम पहनूंगी लोग देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं, लेकिन वो तो इसलिए अगर मुझे लगता है कांग्रेस जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है, इसी वजह से मिल नहीं रहा है नहीं, आप लोग। लेकिन नहीं, सोशल डिस्टेंस ये नहीं कह रही मैं, कह रही हूँ करना चाहिए और करना चाहिए, इसमें लोग करेंगे, ये भी है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि उनको ये करें, अगर उन्हें पॉलिसी जो है कांग्रेस की वो यही है कि नीचे से गरीब, छोटे से छोटे आदमी से कांटेक्ट में रहे और फिर उसको कोशिश करें उसको बढ़ाने की आगे, कि किस तरह से हम इन लोगों के लिए करेंगे। पॉलिसीज़ हैं। अब इतने दिन तो पता नहीं इलेक्शन का जो हो रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, किस आप तरह देख ही से रहे हैं होगा। भाई, पंचायत चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है, समाजवादी पार्टी देखिए लगातार सक्रिय है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि नहीं प्रियंका जी भी सक्रिय है। मैं ये नहीं कहता कि सक्रिय नहीं है, लेकिन अगर हम पूरे देश की राजनीति की बात करें तो
तो मुझे लगता नहीं, है वो कि निकलेंगे वो सब, क्योंकि दोनों, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत प्रियंका है। जी भी और क्योंकि सोनिया जी की तबीयत सही नहीं है इस वक्त, तो वो तो शायद नहीं आए लेकिन बाहर, लेकिन दोनों ये प्रियंका और राहुल निकलेंगे। और मुझे यकीन है, अब आजकल मीटिंग्स चल रही हैं, उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा निकल के आएगा कि निकलना तो पड़ेगा सबको, इसमें कोई शक नहीं, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। मतलब आपका ये कहना है कि निकलना पड़ेगा, नहीं, विकल्प सबको नहीं है। निकलना पड़ेगा, हर हर लेवल के आदमी कांग्रेसी को निकलना पड़ेगा, बड़े से अरविंद जी, बड़े, एक- छोटे से छोटे। एक सवाल मेरा भी, हाँ, क्योंकि हाँ। राजनीति की बात रंजना हो रही है हमारी, देखिए एंकर हैं और जी, बताइए। महिलाओं के हक और हकूक की बहुत बात करती हैं। हेलो मैम। हाँ। मैम, एक सवाल आपसे ये है, चूंकि हमारे देश की जब हम बात करते हैं, पूरा इलेक्टोरल जो सिस्टम है यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें। चूंकि लंबा तजुर्बा आपका रहा है राजनीति में, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कम्युनल पॉलिटिक्स का जवाब क्या होगा आने वाले समय में? आने वाले समय में क्या जवाब है इसका कम्युनल पॉलिटिक्स का? कम्युनल जब तक पब्लिक नहीं तय करेगी, अब उस दौर पे आ गए कि पब्लिक को ये तय करना है कि हम नहीं चाहते ये अलहदगी, नहीं चाहते हम, ये बर्बादी नहीं चाहते अपने देश की, जी। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान बर्बाद हो, हम नहीं चाहते कि हमारा रामपुर बर्बाद हो, हम नहीं चाहते यूपी बर्बाद हो, हम नहीं चाहते कि पूरा देश हमारा बर्बाद हो, क्या क्योंकि लगता है? पहले होगा हिंदू मुसलमान का, जी। अगर इस पे आप जा ही रहे हैं, तोड़ने पर ही जा रहे हैं, उसके बाद होगा कास्ट के ऊपर, हिंदुओं की इतनी कास्ट है, मुसलमानों की इतनी कास्ट है, फिर उसके ऊपर हो जाएगा, फिर ईसाइयों के ऊपर हो जाएगा, जो थोड़े बहुत हैं उनके ऊपर हो जाएगा, फिर हर उसके ऊपर, तो कहाँ तक लड़ेंगे आप, कहाँ तक लोगों को घर से बेघर करेंगे? ये बेगम साहिबा समझ में लोगों को क्यों नहीं आ रहा ये बात? कितनी समझाने की कोशिश हो रही है। समझाने की जरूरत है लोगों को, रामपुर के लोगों को समझ में आ रहा है, मैं बैठी हूँ, ये लोग बैठे हैं, तो हिंदू मुसलमान हमारे सरदार भाई आजकल नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार जा रही है इतना समझाने के बाद। कोई बात नहीं। बिल्कुल। और देखिए, 1992 के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा चुनाव नहीं जीता जो गैर मुस्लिम हो। 1992 के बाद यहाँ आजम खान साहब चुनाव यहाँ लड़े थे, अभी उनकी बिल्कुल। पत्नी लड़े थे, वो तो दोनों वही जीते हैं। जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो मैं जिक्र कर रही हूँ, जो कि आप कह रही हैं कि तस्वीर बदलेगी, क्या लगता है आपको 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या वहां पर लोगों द्वारा तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? क्योंकि खासतौर पर जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं मैम, राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा माना जाता है और कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति का ताना बाना भी यहीं से बुना जाता है। 2022 के चुनावों को आप लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कि तस्वीर कितनी बदलती हुई नजर आ सकती है? देखिए, एक चीज तो करनी ही, देखिए आप मुझसे ऐसे सवाल आप कर रही हैं जैसे मेरे हाथ में है उत्तर प्रदेश। अगर मेरे हम लोग हाथ तो में- रामपुर को आपके ही हाथ में मानते बिल्कुल, हैं। क्योंकि रामपुर ठीक राजनीति है। का लंबा तजुर्बा हम है लोग मैम रामपुर आपको। की बात कर लें, नहीं, रामपुर में ही बताइए कि क्या होगा। आप- भाई 5 आप- विधानसभाएं मैं आपके सबका पास कह है। रही हूँ। जी। देखिए, रामपुर भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जो आप जी, कह रही जी, हैं जी। सही है, और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी स्टेट है, एक बहुत बड़ा सूबा है। तो आप जो ये बात कर रही हैं, आप मुझसे ये बात कर रही हैं कि पूरे हिंदुस्तान को आप चाह रही हैं कि मैं आपके सामने बताऊं क्या होना चाहिए। मैं इतनी बड़ी, अपने आप को इतना बड़ा नेता नहीं समझती है, इतने बड़े लोग नहीं समझती कि मैं बड़प्पन है, लेकिन आपकी शख्सियत है ऐसी। हम आपके जरिए जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान को जानना चाहते हैं, सिर्फ रामपुर को नहीं जानना चाहते, बल्कि उससे आगे और सरहदों आपके को परिवार का तोड़कर भी दुनिया को भी बहुत- जानना चाहते हैं। हाँ। आपकी है शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कहिए आप कम से कम लोगों तक बात जाए। मैं आपके सामने कितना कह तो रही हूँ आप नाम लेके मैं कैसे कहूँगी, क्योंकि मुझे यही पता नहीं कि पीछे से कौन बोल रहा है और आगे से कौन कहता है बात। मैं तो वो बात कर रही हूँ आपसे जो आजकल के माहौल है, और आजकल का माहौल देखिए, मैं किसी इनर पार्टी या इनर ग्रुप में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये आपको मालूम ही है। जी, जी। तो मैं वो देख रही हूँ जो चारों तरफ मैं देखती हूँ, मिलती जुलती हूँ लोगों से, रामपुर में ही नहीं बाहर भी। हाँ, लेकिन कहीं तो कहती होंगी। तो मैं देखती हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, ये मैं सच है आपको बता रही हूँ, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन संभालने वाले भी तो हम ही लोग हैं। अगर हम उसके खड़े होकर नहीं कहेंगे, अब मैं इतनी बात आपसे कर रही हूँ, मेरे साथ चार आप रामपुर में आप सब लोग मिलके, ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के हों, कांग्रेस तो एक नाम है पार्टी का, इंसान जो है वो तो सब पार्टी में है। वही आदमी जो आज कांग्रेस का है, वो अगर बीजेपी में जाएगा तो कहेंगे बीजेपी का है। तो पार्टी से मतलब नहीं है, पार्टी को छोड़कर जो भी हम लोग हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, और हम लोग, मैं तो नहीं हूँ उसमें क्योंकि मेरा तो बहुत गुजर ही रहा है और गुजर गया, लेकिन जो छोटे छोटे ये बच्चों को मैं देखती हूँ स्कूल में, नर्सरी में जाते हुए, हंसी खुशी खेलते हुए, इनकी क्या ज़िंदगी होगी
अगर आप ये सोचेंगे और आप अपने बच्चों का भी सोचेंगे तो आप मजबूर होंगे ये करने पर कि हमें अलहदगी की सियासत नहीं करनी है। जो चीज़ सही है हमें वो करना है, कोई भी किसी का भी हो। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं बेगम साहिबा, और सवाल यही होता है क्योंकि मैं जब राजनीति को देखता हूं तो मैं किसी एक दल की बात नहीं करूंगा। आप एक दल से जुड़ी रही हैं और आज आपका ये बड़पन है, आप कह रही हैं कि मैं उसमें भी कोई बहुत बड़ा सजेशन नहीं दूंगी क्योंकि आप इनर ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन बाकी दल, वो क्षत्रप पार्टियां हो, वो राष्ट्रीय दल हो, क्या किसी में कोई बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है क्या? यहां पर सब तो वही कर रहे हैं, कोई बीजेपी को टारगेट करता है, कोई उनके नेताओं को टारगेट करता है, बाकी अन्य दलों में देखें तो उनका भी हाल कमोबेश वही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर भी हैं यहाँ पर, एक सवाल लेना चाहते हैं, मेरे आउटपुट हेड हैं। पुष्कर, आपका सवाल बेगम साहिबा से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ओवैसी की राजनीति एक नई तरीके की आई है मुसलमानों में, बहुत बढ़िया। आप उस पर क्या कहना चाहेंगी कि ओवैसी का ऐसा ओवैसी नहीं साहब मानना किस चाहिए? तरह की राजनीति हाँ, कर रहे हैं? ओवैसी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? वो वो भी तो वही राजनीति कर रहे हैं ना जो भाजपा कर रही है। जो आरोप लगता है मैम, हाँ, उसके जी। जी बताइए आरोप क्या है? जो आरोप आमतौर पर लगता है कि बीजेपी ये कर रही है, तो वैसी क्या कर रहे हैं? हम रामपुर में हैं तो मैं तो खुलकर कहूंगा कि आप लोगों के बाद आजम खान साहब ने क्या किया, जिसका आपने भी बहुत अच्छे नहीं तरीके से वो तो उन्होंने जिक्र कहा किया। कि जिसने जैसी फसल बोई हाँ। वही काटा। आपने पहले ही जवाब दे दिया। हालांकि उन्होंने भी अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा, ये उनके समर्थकों का मानना है, लेकिन हर दल में, चाहे वो ओवैसी का दल हो, ओवैसी नेता हो, बीजेपी के नेता हो, सपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, कोई और क्षत्रप पार्टी हो, और यूपी में ओवैसी की भूमिका, यही सवाल है। ओवैसी जो आप अब आज के दिन मैं भी देख रही हूँ कि ओवैसी का नाम जी हो रहा है। जी, ये क्यों पैदा हुए सियासत में? अगर ये अलहदगी नहीं होती, हिंदू मुसलमान का किस्सा नहीं होता, तो वो भी नहीं पैदा होते। सियासत तो हो रही है हिंदू मुसलमान पर, जी जी जी। वही ओवैसी कर रहा है। वो कौन सा, वो आप ये समझें कि मैं कहूँगी ओवैसी है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत कुछ नहीं। सियासत वही है हिंदू मुसलमान की। वो मुसलमान को वर्गा ला रहा है, जैसे उसे कर रहा है परेशान, वो उसे उसके खिलाफ कर रहा है, वो उनको उसके खिलाफ कर रहा है। यही तो सियासत है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ओवैसी की भी राजनीति नफरत की राजनीति बिल्कुल है। बिल्कुल, कहाँ से होगी? अगर मैं एक तरफ का बात करने लगूं, मैं उन लोगों को, जनता को नहीं देख रही, मैं अवाम को नहीं देख रही, मैं लोगों को नहीं देख रही, मैं सियासत को देख के कर रही हूँ बात। अगर आप सियासत को देख के अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, तो आप कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये तो समझने की बात है। आपके घर में भी, हमारे घर में भी अगर सब कोई 15 आदमी होते हैं तो क्या सब अच्छी बात करते हैं? कभी गुस्से में कोई कर जाता है, कोई नफरत में, कोई किसी की झगड़े लड़ाई में कर लेता है। तो ऐसी राजनीति की तो आप खिलाफत करती हाँ, हैं। मैं इसकी सियासत हिंदू मुसलमान की कतई नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं नहीं करती। पर एक सवाल जो आएगा, अभी बहुत ताजा नतीजे आए हैं, जो आरोप लगता है या आपके भी मन में है कि आज के दौर में इस तरीके की सियासत हो रही है, कम्युनल सियासत है या जो भी आप कह लें, जी, आपका चूंकि वो कद है इसलिए मैं सवाल जरूर लूंगा रामपुर की ही धरती से। 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर में, और जो अभी डीडीसी के चुनाव के नतीजे आए हैं, ठीक है गुपकार ग्रुप एक बड़ा ग्रुप बनकर उभरा, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, कश्मीर के लोगों ने तो स्वीकार किया। वो कहते हैं कि नफरत वाले तो पहले थे, अब तो हमें जो है मौका दिया जा रहा है। और उसी से जोड़कर एक सवाल मैं यहां पर ले रहा हूं बेगम साहिबा कि क्यों ये बार बार किसी के मन में डाला जाता है, या वाकई ये सच है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में और 14 से लेकर अब तक की हम पॉलिटिक्स देखें, चुनाव हुए, उनके नतीजे भी बताते हैं कि हाँ हर ग्रुप के लोगों ने उस दल को चुना है। आप नहीं मानती हैं कि हाँ ये उनकी रणनीति थी, जमीनी तौर पर काम था, तो शायद इसका परिणाम होगा? या कमी विपक्ष के लोगों में रह गई कि वो इसको गिनाते इसको तो समझ रहे, नहीं पाए, लेकिन इसका हल नहीं निकाल पाए? इसका हल भी नहीं निकाल पाए। देखिए, ये सब आप जो बात, उसमें 2-3 और चीज़ें हुई इस दौर में, 2-3 और चीज़ें आई। कश्मीर का तो अलग ही है हिसाब किताब, उसमें मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो अलग मसला है, आप जानते हैं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इसमें जो आप कह रहे हैं ये सब बातें जो हो रही हैं आजकल और इतना, इसमें 2-3 और भी लोगों की जिम्मेदारी है। उसमें सबसे बड़ी प्रेस की जिम्मेदारी है, आप लोगों की। तो इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप प्रेस की जिम्मेदारी है, आज के दिन अगर प्रेस चाहे तो सही बात अगर कहे तो करे, और अगर उसके, देखिए आज आप जिसको अखबार खोलते हैं तो एक ही बात, और हम जानते हैं वो नहीं है क्योंकि हम रह रहे हैं वहाँ पर।
हमारे ही बारे में गलत बात। तो नहीं, ये नहीं ये हाँ, है। ठीक है, देखिए, बोलिए। ऐसे बुरा माफ नहीं, कीजिएगा आप कहिए, मुझे। कहिए, प्लीज। मैं आपसे ये नहीं कह रही नहीं, कि नहीं, प्लीज आप, कहिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल इन जनरल बात कर रही हूँ जो पब्लिक में है बहुत जबरदस्त, कि प्रेस हमारी नहीं सुन रही है, जनता की नहीं सुन रही है। प्रेस क्यों नहीं सुनती जनता की? आप आज मुझसे ये बात कर रहे अभी हैं। आपके आने से पहले राकेश टिकैत यहाँ पे थे, हम उनसे बात किए, हमने उनसे ये पूछा कि भाई ये जो कानून है किसानों का, ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं कैसे खत्म होगा? तो उन्होंने वो सारी बातें कही और वो सारी बातें हमने जहां भेजनी चाहिए उसको भेज दी। आपसे भी देखिए हम वो सारी बातें कह रहे हैं जो पूरा देश सुन रहा है। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, बात हो, चर्चा नहीं होगी तो उसका समाधान नहीं चर्चा निकलेगा। नहीं होगी। और दूसरी ये कि आप भी देखिए, आप लोग भी उसी का हिस्सा हैं, उसी मुल्क का। सब लोग उसी मुल्क का हिस्सा है। मैं हूँ, बड़े से बड़ा कोई है वो भी है, राष्ट्रपति जी, भी निश्चित है, रूप से। उससे छोटा है वो भी है, चीफ मिनिस्टर। हर दौर, हर आदमी जो है हम हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, हम भूले बैठे हैं, हम उसी का हिस्सा है जो होने वाला है। हमारे बच्चे, हमारी नस्लें क्या देखेंगी ये हमें सोचना है। उनका होगा क्या? क्या फिर आप चाहेंगे कोई और मुल्क आके बैठ जाए यहाँ सर पे, कोई और चीज़ आ जाए जो आपस में लड़ते रहें हम लोग? वो नहीं आएगा तो कोई और सियासत आ जाएगी। तो आवश्यक ये है, आपने जब प्रेस का जिक्र किया, देखिए हमने तो इसीलिए सबसे पहले विपक्ष को ही मौका दिया अपने इस मंच पे। तो आपने मुझसे ईमानदारी की बात करी, मैंने भी आपसे बिल्कुल, नहीं नहीं, एकदम आपने होनी ईमानदार चाहिए। जवाब बात नहीं होगी तो फिर तो उसका सोल्यूशन ही नहीं क्योंकि निकलेगा। मैं देखिए, मेरी उम्र ये हो गई, मैं तो ज़्यादा मेरा नहीं है कोई खर्चा रहने का, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं क्या छोड़ के जाएंगे लेगेसी? क्या छोड़ के आप अपने बच्चों के लिए जाएंगे? कुछ लोग समझते हैं हम इतनी ज़मीनें छोड़ेंगे, कोई हम देवरात रुपए, फैक्ट्री, हज़ारों, एक आदमी के पास 50 है फैक्ट्री। अब आप देखिए ना, आजम खान साहब ने इतनी सारी चीजें की एकदम। आजम खान साहब ने इतनी जमीनें लिखा ली थी, सारे पे मुकदमे हो गए। नहीं, वो तो सियासत में उन्होंने जो करना था करा और उसका नतीजा है, लेकिन वो आपके सामने है। लेकिन उससे सबक ही तो सीखेंगे लोग। उससे सबक, तो कोई गलती करता है दूसरा बराबर वाला, तो उसे हम लोग सबक सीखेंगे। आप मानती हैं गलती हुई थी उनसे? बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो कुछ मुकदमे हैं वो सब फर्जी हैं और जनता बताएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे परिणाम आने लगे। आप कह रही हैं कि गलती की है उन्होंने, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं एक भी गलती नहीं की है। यही तो समस्या है। अखिलेश पार्टियां ही अगर बट के इस तरीके से बोलेंगी तो जनता तो भ्रमित होगी ना। और प्रेस का, बेगम साहिबा, मुझे 75 का भी वो दौर याद है। उस दौर में भी प्रेस कितनी आजाद थी और आज भी कितनी आजाद है ये भी मुझे पता है। लेकिन हम ये कोशिश जरूर करते हैं, इंडिया न्यूज ये कोशिश जरूर करता है कि हम सबको मौका दें और हर एक बात खुलकर सामने आए। सवाल वही है कि अगर आप कह रही हैं कि खान साहब ने गलती की, तो अखिलेश क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ, दुआ भी करती हूँ कि आप जैसे लोगों को समझ में, और लोगों क्या है जो आप कर रहे हैं, कि आप सच्चाई पे जाएं, आप सच पे जाएं कि क्या। और आप भी जिम्मेदार हैं कि इस मुल्क में आपस में भाईचारा हो, तरक्की हो। अब आप ये बताइए, एक आप औरों पे इतनी जाती हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अनगिनत बिजनेस है, जी, काम है, फैक्ट्रियां हैं, सारे, क्या वो सब, क्या अब ये रोजगार जो किसानों का हो रहा है, किसानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। ये तो अनाज उगाने वाले लोग हैं, पुश्तों से हम खा रहे हैं वो अनाज। अब उनकी ज़मीनें लेके आप उन्हें एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस में दे दें, उसके हाथ में दे दें पैसा कमाने के लिए। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। इन गरीबों को क्यों भूखा मारा जा रहा है? तो आपको, आपके हिसाब से क्या इसका सलूशन है बेगम साहिबा? ये किसान आंदोलन का क्या सलूशन है? इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं। बिठाएंगे अपने साथ तो बताऊंगी ना मैं। जब मैं उनके साथ बैठी नहीं हूँ, सलूशन ये सलूशन है। मेरे ख्याल से किसान के साथ जाती हो रही है। तो क्या किया जाए? बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं जो किसान संगठन है? वो कह रहे हैं नहीं, पहले तो आप बिल खारिज कर दो, उसके बाद हम आगे आएंगे बातचीत करने के लिए। वो डर रहे हैं ना, क्योंकि जो बात कही जाती है वो जो बात कहते हैं वो करते कहाँ हैं। आपको लगता है कि जो बात वादा करते हैं वो पूरा ही नहीं करते? अभी तक तो यही देखा जा रहा है, बदकिस्मती से। अच्छा बेगम साहिबा, मैं ये आखिरी सवाल आपसे लूंगा। रामपुर को बदलने के लिए आपके मन में ऐसी क्या इच्छा है? क्योंकि आपकी बड़ी लंबी राजनीति हो गई और आपकी तीसरी पीढ़ी जो है अब चुनाव में रहेगी, 2022 के चुनाव में वो लोग रहेंगे। और आपने कहा कि भाई 1 लाख लोग अगर खड़े हैं तो उनके लिए उनको काम करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा।
ये आपके परिवार की राजनीति है, तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी जो तीसरी पीढ़ी आए वो किस तरह की सोच, किस तरह के विचार लेके आए राजनीति में? उनको वही होना चाहिए दिमाग में जो उनके दादा परदादा को था। वो अगर दिमाग में लेके चले और चलेंगे, जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं देखती हूँ और मैं बताती हूँ और बताती भी हूँ मैं, अगर वो करते चले और हर घर में एक बच्चा ज़रूर निकलेगा ऐसा जो उस तरीके की सोच का होगा, तो रामपुर को बहुत आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, अपने मन का भी आप कितना काम कर पाती हैं? जैसे कोई शौक अगर आपको, जैसे संगीत से भी आप जुड़ी हुई हैं, मैं पढ़ रहा था, तो क्या कुछ हूँ मैं, मेरे साथ रहता है संगीत, मैं सुनती रहती हूँ। और जो ये जो आप बता रहे हैं यहाँ का जो बहुत मशहूर रामपुर का घराना था जी, इसमें वो एक सिर्फ एक सेक्शन है जो उसको पक्का गाना या वो गाना पसंद है। आजकल तो अंग्रेजी गाने सब हिंदुस्तानी में मिल गए, हिंदुस्तानी कुछ गुनगुना भी मुझे वो नहीं